अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मार्वल की दुनिया में अक्सर सुपर हीरोज टेक्नोलॉजी की पावर अपने पास रखते हैं और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से वो अपनी ताकतों को इन्हांस करते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसकी पावर्स टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, बल्कि जादुई हैं। ये एक ईश्वर है। इसे गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है। ये है थॉर। इसकी पूरी स्टोरी माइथोलॉजी से ली गई है। लेकिन ये माइथोलॉजी कहाँ से आती है और कौन लोग हैं जो इस धर्म को एक वक्त पर माना करते थे? इन्हें स्कैंडिनेवियंस कहा जाता है। आप इन्हें नॉर्डिक भी कह सकते हैं या नॉर्समैन भी कहा जा सकता है। बेसिकली नॉर्डिक कंट्रीज से आने वाले जो लोग हैं, उनमें कुछ ऐसी प्रजातियां थीं जिनके अपने कुछ बिलीफ्स थे। करीब 200 एडी से 800 एडी तक एक भाषा बोली जाती थी जिसे ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज कहा जाता है। और इसी भाषा के ज़रिए आगे दुनिया को एक धर्म के बारे में पता चला जो स्कैंडिनेवियंस मानते थे। ये लोग सदर्न स्वीडन से आते थे, बल्कि आप वाइकिंग एज से भी इन्हें जोड़ सकते हैं। वाइकिंग्स जिन्होंने पूरे यूरोप में कई जगहों पर रेड की और अलग अलग इलाकों को अपनी टेरिटरी बनाया, वो इसी धर्म में विश्वास करते थे। करीब 11वीं सेंचुरी के बाद जब तक वाइकिंग एज ख़त्म हो गई थी, इन इलाकों को बाद में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन का दर्जा मिला। चलिए, बैकग्राउंड तो क्लियर हो गया कि कौन सा इलाका है जहाँ से ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज आती हैं। अब ये जान लेते हैं कि टोटल 66 इंडिविजुअल गॉड्स और गॉडेसेस हैं जिन्हें कई सारी ट्राइब्स पूजती थीं। ये बात है अर्ली मिडिल एज की। इन सारे ईश्वरों में से एक ईश्वर को सबसे शक्तिशाली माना जाता था और उसका नाम था ओडिन। नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से वो सारे नॉर्स गॉड्स में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो ऑल फादर है। तो कहानियों के हिसाब से एसगार्ड नाम की एक जगह है जहाँ पर वो रहता है और वहीं से सब कुछ रूल करता है। उसके पास 2 रेवंस हैं, 2 वुल्फ्स हैं और कुछ वेलकाइरीज भी हैं, और ये सब उसे अलग अलग जगहों की खबर लाकर देते रहते हैं। इन गॉड्स को करीब से जानने के लिए इतना समझ लीजिए कि 2 तरह के क्लैन हैं। जो मेजर क्लैन है वो है एक एसर और एक है वेनर। तो पता नहीं कि मैं सही से प्रोनाउंस कर भी रही हूँ या नहीं, लेकिन जो ओडिन, फ्रिग, थॉर, लोकी, बैल्डर, हाइमडेल और इस तरह के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो एसर क्लैन के हैं, और इन्हें मेन गॉड्स कहा जाता है। दूसरा क्लैन जिसका नाम वेनर है, उसके अंदर कुछ फर्टिलिटी गॉड्स आते हैं, और फ्रेयर और फ्रेजा नाम के भी कुछ गॉड्स हैं जो इस क्लैन के मेंबर्स हैं। और एक नॉर्ड भी नाम है, लेकिन मुझे फिर से नहीं पता है कि इसे प्रोनाउंस कैसे करना है। तो ये जो दोनों क्लैन्स हैं इनके बीच रस्साकशी होती रहती है और ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन इन दोनों ही फैमिलीज़ को एक साथ जुड़कर अगर काम करेंगे ये तो सबका भला होगा। अच्छा, थॉर की फिल्म में भी इस नॉर्स माइथोलॉजी के कुछ रेफरेंसेस हैं। जैसे जब थॉर एक पेट स्टोर में जाता है और वहाँ पर क्लर्क से कहता है कि क्या उसे कोई डॉग, कैट या बर्ड मिल सकती है जिसे वो राइड कर सके। तो एक्चुअली उसकी वजह ये होती है कि 9 रेल्म्स में इस तरह के क्रीचर्स होते हैं जिन्हें राइड किया जा सकता है, और इनका जिक्र कॉमिक्स में है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बेसिकली बड़े बड़े डॉग्स हैं और वो हेल नाम की जगह के गार्डियंस हैं। थॉर एक डायलॉग भी बोलता है, द गेट्स ऑफ हेल आर फिल्ड विद द स्क्रीम्स ऑफ हिज विक्टिम्स। वो जिस हेल का जिक्र कर रहा था उसी के गार्ड्स हैं ये लार्ज डॉग्स। अच्छा, जब मैं हेल कह रही हूँ ना, तो इसकी स्पेलिंग HELL नहीं है, मतलब जहन्नम नहीं है ये जगह। स्पेलिंग है इसकी HEL। और माइथोलॉजी के हिसाब से ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग जाते हैं बेसिकली जो मर चुके होते हैं, लेकिन ना तो वो ऑनर्ड होते हैं और ना डिसऑनर्ड होते हैं। मतलब उनके लिए ना स्वर्ग होता है और ना नर्क होता है, तो उन्हें हेल में भेजा जाता है। कॉमिक्स की दुनिया में इसी तरह की लार्ज कैट्स भी हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हैं कैट एल्व्स। और ये जो कैट एल्व्स हैं वो अल्फहाइम नाम की एक जगह से आते हैं। और आपको शायद याद हो कि जब थॉर पहली बार मिलता है जेन से, तो वो घबराया हुआ होता है और वो पूछता है कि ये कौन सा रेल्म है, अल्फहाइम है या नॉरहाइम है। तो वहाँ पर वो इस जगह का नाम लेता है। एल्फहाइम उन्हीं 9 रेल्म्स में से एक है जिसके बारे में थॉर हमें फिल्म में भी बताता है।
एल्फहाइम में लाइट एल्व्स रहते हैं और ये बड़ी बड़ी कैट्स की सवारी करते हैं। ऐसी ही एक और लार्ज बर्ड है जिसे लेरट कहते हैं और ये इग्ड्रिसिल के ऊपर रहती है। इग्ड्रिसिल को ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, इसे वर्ल्ड्स ट्री भी कहा जाता है। एसगार्डियंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक कॉस्मिक नेबुला है और इसकी जो सारी ब्रांचेस हैं वो अलग अलग रेल्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इस बारे में थॉर जेन को बताता भी है कि इग्ड्रिसिल जो पेड़ है उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं और इन्हीं ब्रांचेस से अलग अलग रेल्म्स जुड़े हुए हैं। 1952 में हाइड्रा लीडर योहान स्मिथ एक गांव को रेड करता है और ये नॉर्वे का एक छोटा सा गांव होता है जहां पर ये आता है छुपे हुए टेसरेक्ट को निकालने के लिए। यहाँ पर हमने दीवार पर एक कार्विंग देखी थी जो यग्ड्रिसिल ट्री की थी। इसके करीब 60 साल बाद थॉर जेन फॉस्टर को एक्सप्लेन करता है इन 9 रेल्म्स के बारे में और ख़ुद भी यग्ड्रिसिल पेड़ को ड्रॉ करता है। थॉर फिल्म में ही एक और सीन होता है जब लॉफी थॉर को प्रिंसेस कह के चिढ़ाता है। तो ये जो नॉट था ये एक नॉर्स की माइथोलॉजी की स्टोरी की तरफ था। थॉर ने एक वक्त पे फ्रिगा के रूप में ख़ुद को डिस्गाइज कर लिया था क्योंकि फ्रिगा जो है एक योतनहाइम के राजा से शादी करने के लिए जाना चाहती थी और वो उसको रोकना चाहता था थॉर, तो इसलिए वो फ्रिगा का रूप ले लेता है। लॉफी शायद उसी कहानी का जिक्र करके उसे प्रिंसेस कहता है। आपको मेरी की हुई छोटी मोटी ये जो रिसर्च है ये पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं या मैंने कोई गलत बात बताई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बता दीजिए। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।